ప్రజల కలలు పండాలి. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. कोटि कोटि भुजे वृत खर कर वाले, ये बोले माँ तुम्हें आ बोले. बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, ऋतुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम. तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें रीति, तुम्हें मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदये तुम्हें मां भक्ति. তোমারই প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে, वन्दे मातरम्. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी. नमामि त्वां, नमामि कमला कमला, अतुला सुजला सुफला मातरम्. वन्दे मातरम्. श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं धरणीं मातरम्. वन्दे मातरम्. वन्दे मातरम्. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे. గౌరవనీయులైన శాసన పరిషత్తు చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులైన శాసనసభ స్పీకర్ గారు, గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవనీయులైన మంత్రిమండలి సభ్యులు, గౌరవనీయులైన శాసన పరిషత్ శాసనసభ సభ్యులను, శ్రమించే తత్వం గల శాంతి కాములకైన యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని ఈ బడ్జెట్ సమావేశానికి నేను సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఓకాంగ్ చరిత్రాత్మక పరిదర్శన దాంట్లో తెలంగాణ ఉండగా
మన్మందరం సమావేశం అవుతున్నాను. ప్రభుత్వం కేవలం పరిపాలన మాత్రమే కాకుండా ఒక భవిష్యత్తును రూపొందిస్తుందని, ఇందులో ప్రతి పౌరుడు పురోగతిలో భాగస్వామిగా ఉంటారు. స్వయం పాలన, గౌరవం, న్యాయబద్ధమైన అభివృద్ధి కోసం ప్రజల ఆకాంక్షల ద్వారా ఒక సుదీర్ఘమైన చరిత్రాత్మక పోరాట ఫలితమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు. రాష్ట్ర అవతరణకు చేసిన త్యాగాలు, విశ్వాసాలను గౌరవిస్తూ ప్రజాపాలన స్ఫూర్తి ద్వారా మార్గదర్శకం పొందుతూ పాలనలో పౌరులను కేంద్ర విధంగా ఉంచడానికి ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి, సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి అభివృద్ధి ప్రయోజనాలు అందేలా చూడడానికి నా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ప్రజాపాలన మార్గదర్శక సూత్రాలను నా ప్రభుత్వం దృఢంగా విశ్వసిస్తుంది. అంటే ప్రజా కేంద్రీకృత పరిపాలన. ఇక్కడ ప్రతి విధానం, నిర్ణయం మరియు కార్యాచరణలో ప్రజా సంక్షేమము, న్యాయం, గౌరవం కేంద్రం బిందువుగా ఉంటాయి. తెలంగాణ రైజింగ్ దిశగా మనము అడుగులు వేస్తున్నాం. సమ్మిళిత వృద్ధి తోకతో ప్రపంచ దిక్సూచిగా మన రాష్ట్రం నిలుస్తుంది అనేది ఈ విజన్. గత సంవత్సర కాలంలో సాహసోపేతమైన సంస్కరణలు, సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందేలా మనం పటిష్టమైన పునాదులను వేశాం. ఈరోజు ఈ ప్రయోజనాలను సంఘటితం చేసి అందరికీ గౌరవప్రదమైన విశ్వస్తు సమృద్ధి దిశగా మనలను నడిపించే ఒక రోడ్ మ్యాప్ను నేను మీకు అందిస్తున్నాను. माननीय सदस्यगण, जैसे जैसे हम भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार ने महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह दस्तावेज भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप और नीति आयोग के साथ साथ हैदराबाद के प्रतिष्ठित संस्थानों इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और नालसार विश्वविद्यालय के परामर्श से तैयार किया गया है। हम अब धीमी प्रगति से आगे बढ़कर तीव्र आर्थिक विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी वर्तमान आर्थिक मजबूती की ठोस नींव पर खड़े होकर हमने एक परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किया है। साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाना, जिनका अंतरिम लक्ष्य 2034 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है। भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति का प्रदर्शन कर रही है, जहां राष्ट्रीय विकास दर 8%, महंगाई दर 1.72% अनुमानित है और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। इस संदर्भ में तेलंगाना की अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और लचीली बनी हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17.82 लाख करोड़ रुपए है, जो 10.7
प्रतिशत की प्रभावशाली विकास दर को दर्शाता है। भारत की कुल जीडीपी में तेलंगाना का योगदान 4.99% है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 4,18,931 रुपये तक पहुंच गई है। साथ ही सरकार ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को 0.2% के न्यूनतम स्तर पर नियंत्रित किया गया है। पिछले 2 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई केंद्रित और ठोस कदम उठाए हैं। बेहतर सिंचाई सहायता और किसान केंद्रित पहलों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के जरिए औद्योगिक विकास को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही आईटी, व्यापार, पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में वृद्धि के साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए इन समन्वित प्रयासों ने राज्य की मजबूत और निरंतर आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The government has adopted the Cure for Rare framework as a polycentric strategy to ensure balance and inclusive development across the state, moving beyond the Hyderabad-centric growth model. Under this approach, the core urban region core will evolve into a net zero, knowledge-driven global hub. The peri-urban region will emerge as a manufacturing and logistic engine, and the rural agri-region will be revitalized through climate-smart agriculture, ecotourism, and food processing, together creating a unified, resilient, and future-ready state economy. We are operationalizing the core urban region economy model to ensure sustainable and equitable growth. Telangana is urbanizing rapidly as urban population in projected to reach 53.8% by 2031. In view of this, recently my government has trifurcated the GHMC into 3 separate identity: Cyberabad Municipal Corporation, Malkajgiri Municipal Corporation, and the reconstituted GHMC. This restructuring of the municipal area will enable closer supervision of civic services, quicker grievances redressal, improved infrastructure, planning, and more balanced urban development. It will strengthen democratic decentralization by bringing urban governance closer to the people in the true spirit of the 74th Constitutional Amendment. The government also framework, including
HMWSSB and Hydra. The enhanced law enforcement and administrative efficiency and government has reorganized the Hyderabad police jurisdiction into 4 commissionerates: Hyderabad, Cyberabad, Malkajgiri, and the newly established future city commissionerate across the metropolitan region. क्योर क्षेत्र को प्रदूषणकारी उद्योगों से मुक्त करने के लिए सरकार ने HILT नीति के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ORR के बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों को लाइफ टैक्स से छूट देने का आदेश जारी किए हैं। इसकी शुरुआत के तौर पर सरकार क्योर क्षेत्र में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हैदराबाद झीलों और चट्टानों का शहर है और सरकार मुख्य शहरी क्षेत्र की सभी झीलों और तालाबों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। नवनिर्मित हाइड्रा ने 1045 एकड़ से अधिक सार्वजनिक भूमि और जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की शहरी संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। बतुकम्मा, कुंटा, नल्ला चेरू और बामरुक उदुद्दीन दौला झीलों को हाल ही में मुक्त करा करके उनका पुनरुद्धार किया गया है। ये सभी मुक्त कराए गए तालाब विकास केंद्रों के रूप में उभरेंगे, जो एक फलते फूलते झील अर्थव्यवस्था लेक इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे और महिलाओं को अस्थायी आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। The government is revitalizing Hyderabad ecological corridor through the 55-kilometer Mushi riverfront transformation project extending from the Usman Sagar and Himayat Sagar reservoir to Gandhi Sarovar. Phase 1 of the project is currently under implementation as part of Mushi rejuvenation. Godavari Phase 2 and 3 projects are already sanctioned and work in brisk progress. This project will provide 2.5 TMC water for Musi rejuvenation by linking Usman Sagar and Himayat Sagar, and 300 MGD drinking water to Cure area. As a part of Musi rejuvenation, by 45 STP are operational and 39 STP are under construction. The treated water will be supplied to a data center, landscaping of ORR, other industrial use and construction industry. The government is undertaking the prestigious Gandhi Sarovar project at the confluences of the Musa and Isha. Revaluate is envisioned as a world-class experimental center dedicated to the teaching of Mahatma Gandhi. आउटरोड रिंग और 360 किलोमीटर लंबे रीजनल रिंग रोड के बीच स्थित पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी का उद्देश्य राज्य के विनिर्माण MSME क्लस्टर इको इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करना है। औद्योगिक क्षेत्र अब हमारी अर्थव्यवस्था में 3.04 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। तेलंगाना का पश्चिमी क्षेत्र यानी
कोंडांगल क्षेत्र अगले कुछ वर्षों में एक औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। सरकार ने परिवर्तनकारी विकास के हिस्से के रूप में मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोडांगल के अलावा आगामी रेडियल रोड सेकेंड से सटे बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई है। रेडियल रोड के साथ साथ बिजली और पानी की उपयोगिता की भी योजना बनाई जा रही है। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क कोंडागल के हाउसिंग लेआउट का काम तेज गति से चल रहा है और जल्द ही यहां बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाएगा। 3245 एकड़ में फैली राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी, जिसे भारत सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू किया गया है, अब एसपीबी द्वारा ईपीसी अनुबंध प्रदान करने और अन्य गतिविधियों के साथ परिचालन में आ रही जहीराबाद NIMZ के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड इम्प्रूव मोबिलिटी बिटवीन द आउटर रिंग रोड एंड द रीजनल रिंग रोड, the government has proposed the development of radial road, which will be facilitate smoother traffic movement and support the region's growing urban and economic activity. A greenfield Hyderabad Amravati expressway is being developed from Hyderabad, passing through Future City and Amravati and extending up to Bandar Port to strengthen regional connectivity and facilitate faster movement of people and goods. हाल ही में भारत सरकार ने हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी कि शमशाबाद को बुलेट ट्रेन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। To improve air connectivity in the region, Government of India has also approved proposal for establishment of 2 airports at Warangal and Adilabad. The government is taking measures to ensure speedily establishment to these airports. The Future City Development Authority, constituted on 12 March 2025, spans about 765 square kilometer, 56 villages and 7 mandals, and will anchor industrial and urban growth in the rural region. At the core will be Bharat Future City, a 30,000 acre greenfield smart city designed on the 15-minute city model with walkable mixed-use neighborhood development permissions have commenced and comprehensive master plan for FCDA is being prepared to guide long-term growth and driving Telangana future economy. ऊर्जा क्षेत्र में हमारी अनुबंधित क्षमता बढ़कर के 23,187 मेगावाट हो गई है, जिसमें 44.55 हिस्सा सराहनीय रूप से नवीनीकरणीय स्रोतों से आता है। ग्राम पंचायतों तक पहुंचते हुए
डिजिटल कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया गया है। The government is also committed to transforming Telangana into a global hub for innovation, investment and sustainable development. In this direction, the government recently organized the Telangana Rising Global Summit in Hyderabad for 2 days. The summit brought together leading investors, global business leaders, and prominent industrialists from various sectors. During the summit, several memorandum the understanding were signed with investors expressing their commitment to invest rupees 5.75 lakh crore. These investments are expected to accelerate economic growth, generate large-scale employment opportunity, and strengthen Telangana's position as a leading destination for the global investment. The government has secured a historic achievement with the inauguration of the Saffron CMS International Aero Engine MRO facility in Hyderabad, the first and largest of the kind in India. हाल ही में हैदराबाद में 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 1700 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है। हमारा निर्यात प्रदर्शन उत्कृष्ट है और 1.61 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक निर्यात के साथ हम भारत में 7वें स्थान पर हैं। इसमें एरोस्पेस देश क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 30% हिस्सा है। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार द्वारा किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूल्यांकन में तेलंगाना को शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी गई है। सरकार तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए सुरक्षित और नैतिक विदेशी रोजगार को बढ़ावा देती है। इस एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य निर्माण और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में यूएई, जर्मनी, जापान, यूके और कनाडा सहित 16 से अधिक देशों से 13,930 से अधिक उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया है। साथ ही यह एजेंसी उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने हेतु विदेशी भाषा प्रशिक्षण, कौशल विकास, वीजा मार्गदर्शन और प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, प्री डिपार्चर ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। सेवा क्षेत्र राज्य का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, जो राज्य के सकल मूल्य वर्धित में 68.6% का योगदान देता है और 13.5% की दर से बढ़ रहा है। हैदराबाद ने एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जहां भारत के लगभग 20% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थित है। तेलंगाना वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र बना हुआ है। विश्व आर्थिक मंच और अन्य देशों में गए हमारे प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हासिल किया है, जिससे रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। हमारा आईटी निर्यात 3.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो
39 लाख से अधिक नौकरियों को आधार प्रदान कर रहा है। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए हमने तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-2030 शुरू की है, जिसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3 लाख नौकरियों का सृजन करना है। वी हब समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं, जो सभी 33 जिलों में 700 से अधिक महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने दावोस में एक नई नेक्स्ट जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026 और 2030 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक तेलंगाना को AI अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया के शीर्ष 5 वैश्विक लाइफ साइंसेज क्लस्टरों में से एक के रूप में स्थापित करना है। लाइफ साइंसेज क्षेत्र ने 73,360 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं। RAI ढांचे के तहत हम आय के स्रोतों में विविधता ला रहे हैं और किसानों को कृषि उद्यमों के रूप में सशक्त बनाने में के लिए मूल्यांकन श्रृंखलाओं को मजबूत कर रहे हैं। कृषि तेलंगाना की धड़कन बनी हुई है। सरकार ने 2025-26 में इस क्षेत्र के लिए 26,684 करोड़ रुपया आवंटित किया है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 236.87 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जिसमें धान, मक्का और कपास का वर्चस्व कायम है। इसके अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन में भी स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.11 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए वानकलम 2025 के दौरान हमने निवेश सहायता योजना रैतु भरोसा के तहत मात्र 9 दिनों के भीतर 8,744 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 71.86 लाख टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक खरीद है। इसमें 39.08 लाख मीट्रिक टन सन्ना बीएम शामिल है। 19,099 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी गई है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए हमने सन्न रकम धान के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जारी किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हो रहा है और चावल की उत्कृष्ट किस्म की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख रुपए का ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे 20,616 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है। सरकार पारंपरिक बिजली के पंप सेटों को सौर ऊर्जा संचालित पंप सेटों में बदलने का लिए कदम उठा रही है। यह पहल संधारणीय ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को विश्वसनीय और पर्यावरण की अनुकूल सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी। भूमि संबंधी मुद्दों के अस्थायी समाधान के लिए सरकार ने तेलंगाना भू भारती अधिनियम 2025 लागू किया है,
जिसके तहत एक अद्वितीय भू आधार भूमि पहचान प्रणाली शुरू की गई है। जमीनी स्तर पर भूमि प्रशासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों को 8,900 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 5,010 ग्राम पालन अधिकारी और 3,520 लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षक शामिल हैं। यह पहल किसानों की समस्याओं के समाधान और भूमि संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटारे में मदद करेगी। इस वर्ष 3.76 लाख नए पट्टादार पासबुक जारी किए गए हैं। भू भारती अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण, राजस्व और सर्वेक्षण गतिविधियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मेरी सरकार सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे में राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी मंचों पर दृढ़ता से हर संभव उपाय कर रही है। 2004 से जलमग्न के तहत शुरू की गई लंबे समय से लंबित परियोजनाओं और 2014 एवं 2015 में शुरू की गई कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अगले कुछ महीनों में लंबित भूमि अधिग्रहण और R&R को पूरा करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में सभी चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। आने वाले 3 वर्षों में इन सभी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके एक बड़ा आयकट विकसित किया जाएगा। सरकार सिंचाई में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक नवाचार और बाजार संपर्क के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि तेलंगाना के किसान न केवल चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि समृद्ध भी हों। सरकार तेलंगाना के हर परिवार के कल्याण और गरिमा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते वर्षों में राज्य के कई पात्र परिवार नए राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे आज यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उनकी वर्षों पुरानी यह प्रतीक्षा और आकांक्षा पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे राज्य में 15.12 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जो राशन कार्ड पहले से मौजूद थे उनमें भी 19.44 लाख नए सदस्यों को नाम जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा राशन कार्डों में 19.44 लाख नए नाग सदस्य को जोड़ा गया है। वर्तमान में 1.05 करोड़ राशन कार्ड मौजूद हैं, जो 3.38 करोड़ यूनिट को कवर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़ी संख्या में परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से महीन चावल वितरण योजना भी लागू कर रही है। इस पहल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 6 किलो महीन चावल मिल रहा है, जिससे पूरे राज्य में लगभग 3.38 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गरीबों के लिए आवास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है इंदिरम्मा इंदलू योजना के तहत सरकार ने 4.5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घर आवंटित किए गए हैं। यह योजना 22,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। अब तक 3,24,536 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2,62,449 घर वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों को
अतिरिक्त कोटा दिया गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण संतृप्ति पर कवर किया गया है। निर्माण की प्रगति में सहायता के लिए सरकार विभिन्न चरणों में पूरे हुए घरों के लिए पहले ही 5,73,84 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मनरेगा के माध्यम से हमने 6.52 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। महिला सशक्तिकरण हमारी ग्रामीण राजनीति के केंद्र में है। इंदिरा महिला शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उद्यमियों के रूप में बदला जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर के कैंटीन तक विभिन्न उद्यमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस रणनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हमारी प्रगति की मशाल वाहक है। महालक्ष्मी योजना अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत महिला यात्रियों को अब तक 269.68 करोड़ निःशुल्क बस यात्राओं का लाभ उठाया है। इससे यात्रा व्यय में 9,222 करोड़ से अधिक की संचयी बचत हुई है। यह वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। महालक्ष्मी योजना में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो 42.90 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करता है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। गृह ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत 53.09 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं। अब तक सरकार 3,900.54 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 10.97 करोड़ शून्य बिल जारी किए गए हैं। तेलंगाना ने 67 लाख सदस्यों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। शहरी क्षेत्रों में इस सशक्त नेटवर्क का और अधिक विस्तार करने के लिए मेपमा और सर्प को एक एकीकृत संरचना के तहत लाया गया है। इससे कोटि महिला कोली स्वरलू यानी 1 करोड़ महिला करोड़पति के दूरदर्शी नारे के तहत 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 करोड़ महिला उद्यमी तैयार करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीन पहलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अम्मा आदर्श पाठशाला के रखरखाव का प्रबंधन सौंपना और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का कार्य महिला समूहों को सौंपना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम 10 जिलों में मौजूद भवनों के अलावा 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवन स्थापित कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति बाजार जैसे परिवर्तनकारी मंच तैयार किए। शिल्परामम के पास स्थित इस 106 दुकानों के परिसर ने ग्रामीण कारीगरों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की कुल 768 लाख रुपए की बिक्री हुई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा 600 आरटीसी बसों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया गया है, जिन्हें जीटीएस आरटीसी को किराए पर दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 177.84 करोड़ रुपए की लागत से
94 बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करते हुए वर्तमान में नारायणपेट और रंगारेड्डी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 2 पेट्रोल पंप क्रियाशील हैं और 28 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी आवासीय विद्यालयों और कॉलेजों में आहार शुल्क में 40% और कॉस्मेटिक शुल्क में हमने उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में 1.1 का नामांकन हासिल किया है। अम्मा आदर्श पाठशाला समितियों ने 706 करोड़ की लागत वाले बुनियादी ढांचा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य एक ही परिसर में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एशियाई और संरचना निवेश बैंक से 4,903.44 करोड़ रुपए और यंग इंडिया एकीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,094 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अटल समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंचिरेगुला गांव में यंग इंडिया पुलिस आवासीय विद्यालय स्थापित किया है। विशिष्ट प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यंग इंडिया शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। कौशल के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इंडस्ट्री
4 के कौशल प्रदान करने के लिए IIT को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में उन्नत किया है। स्वस्थ तेलंगाना के महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को साकार करने और मातृ मृत्यु अनुपात को 6 से नीचे और शिशु मृत्यु दर को 7 से नीचे लाने जैसे परिवर्तनकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य अपने नैदानिकी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। हम उपचारात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक स्वास्थ्य व्यय को GSDP के 8% तक बढ़ाना है। हमारे प्रयास मातृ मृत्यु अनुपात में 43 और शिशु मृत्यु दर में 18 की भारी गिरावट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कि 88 और 25, 88 एंड 25 के अखिल भारतीय मूल्यों से काफी कम है। जनसांख्यिकी स्वरूप और लोकतांत्रिक संस्थानों में भागीदारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। सरकार राज्य में वारंगल हेल्थ सिटी, संतनगर अलवाल और LB नगर में तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण, निम्स के विस्तार, उस्मानिया सामान्य अस्पताल के नए परिसर और 17 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन पर लगभग 11,000 करोड़ खर्च कर रही है। इन सुविधाओं को इसी वर्ष के अंत तक क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत मिलने वाले कवरेज को ₹5 लाख से बढ़ा करके ₹10 लाख प्रति परिवार कर दिया गया है। यह कदम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने सटीक रूप से कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसी भावना के अनुरूप सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी 1,15,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और जनता की सेवा में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल को कामना करता हूं। सरकार ने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नई नीतिगत पहलों को तैयार करने और उन्हें आकार देने में क्रांतिकारी पहल की है। शासन को पुनर्जीवित करने के हिस्से के रूप में सरकार ने पिछले 2 वर्षों के भीतर निम्नलिखित नीतियां जारी की है। इंदिरा महिला शक्ति नीति, तेलंगाना पर्यटन नीति 2025, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित खेल नीति, तेलंगाना राइजिंग 2047 नीति, हैदराबाद औद्योगिक भूमि रूपांतरण नीति, स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति, MSME नीति, लाइफ साइंस नीति। इन नीतियों ने इन क्षेत्रों को नई गति दी है और उनमें गतिशीलता पैदा की है। केंद्रित प्रशासनिक और विकासात्मक पहलों के माध्यम से शासन को जनता के करीब लाने के लिए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का एक 99 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में विशेष स्वच्छता अभियान, लंबित फाइलों का तेजी से निपटान और पूरे राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। इसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले 10 विषयक सप्ताहों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह
कि महिला और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके यह पहल नागरिक सरकार की साझेदारी को मजबूत करती है और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। सरकार प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब तक जनता की ओर से 64,697 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 47,670 का समाधान एक पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सरकार ने एक अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक पहल सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और तथ्य आधारित नीति निर्माण के प्रति सरकार की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समुदाय को पहचान मिले और हर आवाज सुनी जाए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के 2 ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। इनमें तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2025 शामिल है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 42% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण अधिनियम 2025 स्थानीय स्वशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोनों विधेयकों को माननीय भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो न्याय और समावेश के प्रति तेलंगाना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 59 अनुसूचित जातियों को विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत के साथ 3 समूहों में उपवर्गीकृत करने हेतु एक कानून पारित किया है। सरकार राज्य की नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए ईगल एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट का गठन किया है। ईगल को लगभग 59,000 नशा विरोधी सैनिकों का समर्थन प्राप्त है। हम सी टीम्स और टी सेफ सेवा के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी जारी रखे हुए हैं। सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों में व्यापक सुधार करके भर्ती तंत्र को पुनर्जीवित किया है और इस प्रकार एक रिकॉर्ड अवधि के भीतर 67,763 पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कर्मचारी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने राज्य के सभी वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और 70 वर्ष की आयु तक के पेंशन भोगियों को कवर करने वाली एक व्यापक दुर्घटना बीमा योजना शुरू करके उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1.2 करोड़ 60 वर्ष की आयु तक और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया गया है। इसमें हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त कवरेज भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7.57 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कवर किया जा रहा है। कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ
कैशलेस कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह योजना सभी सरकारी अस्पतालों और 421 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी, जिसमें वो 1998 चिकित्सा उपचारों के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 23.51 लाख कर्मचारियों उनके आश्रितों को कवर किया जाएगा। तेलुगु सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 2025 में तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और गायक गदर की याद में दिए जाते हैं, जो उनकी अस्थायी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का उत्सव मनाते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों को उत्कृष्टता और वैश्विक मानकों के साथ आयोजित करने के शहर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सरकार तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में बहुत गर्व महसूस करती है। देश के सबसे बड़े आदिवासी समागम के रूप में मान्यता प्राप्त मोदारम समक का सारलम्मा जतारा का आयोजन अत्यंत भव्यता और भक्ति के साथ किया गया। एक ऐतिहासिक पहल के तहत सरकार ने आदिवासी परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखते हुए पावन वन देवियों को गद्दे वेदी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न किया। आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए मंदिर परिसर को काकतीय काल के आदिवासी प्रतीकों से प्रेरित संरचनाओं, विस्तारित वार्डों और भव्य स्वागत द्वारों के साथ पुनर्विकसित किया गया। इस वर्ष के भव्य जतारा में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी भक्त शामिल थे, जो इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। सरकार राज्य भर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों का विकास कार्य भी कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भद्राचलम श्री राम मंदिर और बेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में विकास की पहले कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आध्यात्मिक विरासत को टिकाऊ पर्यटन विकास के साथ जोड़ते हुए इको टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। अगले वर्ष होने वाले गोदावरी पुष्करालु की तैयारी में सरकार वासर से भद्राचलम तक गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदिरों का विकास करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इन पहलों के माध्यम से सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ तेलंगाना की आध्यात्मिक विरासत को निरंतर मजबूत कर रही है। अंत में माननीय सदस्यगण, आज मैंने जो रूपरेखा रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह केवल योजनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। हम एक ऐसे तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं जो नवाचार में अग्रणी हो, वंचितों के लिए एक सुरक्षित आश्रय हो और विश्व के लिए एक आदर्श बने। तेलंगाना आज एक असाधारण परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। यह बजट केवल वित्तीय आवंटन के बारे में नहीं है, यह एक अधिक मजबूत और अधिक लचीले तेलंगाना को आकार देने के बारे में है। यह प्रगति के लिए एक रूपरेखा, न्याय के प्रति एक प्रतिबद्धता और हर नागरिक के लिए एक वादा है कि उनकी आकांक्षाएं मायने रखती हैं। ना प्रभुत्वं संकल्पम अंचचालमयनादि रूपों दिस्तुन्ना प्रति विधानम चेपडु तुन्ना प्रति कार्यक्रमम अमलु चेस्तुन्ना प्रति संस्कार प्रजल्लु कोला అవకాశాలను సృష్టించడం వారిని సాధికారత వైపు నడిపించడం మరియు సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సాధించాలనే అనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉది దిశ నిర్ణయించ ముందుకు సాగుతున్న ఈ ప్రయాణం ఆగదు. అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచ
నగరాలు దేశంలో తెలంగాణ పోటీ పూర్తిందు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విజయవంతమైన అభివృద్ధి నాములాడ నుడి ప్రేళ పోతందు 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ అధిక వ్యవస్థను సంధిస్తే తెలంగాణ లక్ష్యంగా ఈ మహత్తర లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి మనమందర ఐక్యతతో ఆత్మవిశ్వాసంతో దృఢ నిశ్చయం కలిసి ముందుకు సాగుదాం. జై హింద్, జై తెలంగాణ. जय हे तेलंगाण जननी जय केतनं मुक्कोटि गొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం పదపదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. జీవన జావళీలు చాలువార కవి గాయక వైతా